हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 जो जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाली है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साथ ये फिजिक्स पेपर में असफलता मिली है, जो असफल हुए हैं या फिर जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं। दो तरह का एग्जामिनेशन है। एक इम्प्रूवमेंट पेपर जो फिजिक्स में पास आउट है बट मार्क्स इस बहुत कम है, वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और दूसरा जो फेल कर गए हैं वो सफल होना चाहते हैं। दोनों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हम आज का जो सेट लेके आए हैं वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक सेट मेरा लाइव क्लासेस हुआ था, उसमें भी मेरा आया था वो 25 का जो क्वेश्चन सेट है 1 से मतलब पार्ट 1 का, उसमें हमने 25 MCQ बताया था। आज ये जो YouTube के माध्यम से ये जो मेरा पहला पार्ट आ रहा है वो है फिजिक्स का MCQ पेपर 1 या सेट 1, फिजिक्स MCQ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 सेट 1। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। आपको मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024 कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए है उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, आइए देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन है परम शून्य ताप। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो अच्छा लगेगा आपको, ताकि क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमने एक क्वेश्चन का बंटवारा कर दिया ऐसे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह से पार कर दिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। 0 केल्विन ताप पर सेमीकंडक्टर जो है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो सेमीकंडक्टर में जो वो बॉन्ड है, ऑल आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, आप जानते हैं, और उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है। इसलिए सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक पूर्ण अर्धचालक, पूर्ण अचालक, मतलब कंप्लीटली बैड कंडक्टर या इंसुलेटर के रूप में ये कार्य करता है परम शून्य ताप पर। लेकिन कभी कभी देता है कमरे के ताप पर। परम शून्य ताप नहीं देकर के रूम टेम्परेचर दिया रहेगा तो वहां पर उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं, बॉन्ड जो है वो टूटता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पर वो कंडक्ट करना शुरू करता है। इस पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा, परम शून्य ताप, ये पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये एब्सोल्यूट जीरो है तब सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर की तरह कार्य करता है, इसलिए हम। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ताप बढ़ने से चालक की चालकता, कंडक्टर का ताप बढ़ने से चालक की चालकता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, नन ऑफ दिस। टेम्परेचर अगर हम कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। तो आप ये देखेंगे क्वेश्चन जैक बोर्ड में इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी जो चालकता है वो घट जाएगी। इसलिए ताप बढ़ने से चालक की चालकता क्या होगी, घटती है। इसलिए इसका भी आंसर ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस देखिए, पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपा हुआ है, हम सबको एक साथ ओपन कर दे रहे हैं ताकि आप कहीं पर भी आए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ ताप पर, यहाँ हुआ परम शून्य ताप पर अर्धचालक पूर्ण अचालक जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर ये रूम टेम्परेचर हो गया कमरे के ताप पर तो ये अचालक नहीं होगा, उसमें चालकता का गुण आ जाएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वो घटेगा, इसलिए चालकता उसकी क्या होगी, बढ़ती है। तो यहाँ पर है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 4 में आइए, देखिए, डायोड का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल आप देखे होंगे, ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है, ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है।
इसका उपयोग किया जाता है किसमें? प्रवर्धक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्पलीफायर, दोलित्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिलेटर, दिष्टकारी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रेक्टिफायर, और ये है मॉड्यूलेटर। तो सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग हम लोग दिष्टकारी के रूप में करते हैं। जो दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। आप पढ़े होंगे इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों पढ़ भी लेंगे आप। कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी इसकी आने की संभावना होती है। दिष्टकारी क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, दोनों का डायग्राम बनाइए, वर्णन कीजिए। व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर विथ सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल इसमें नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े, फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये 4 ऑप्शन है। तो आप पढ़े हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है। अल्फा, बीटा, गामा न्यूक्लियस से जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वहां से वो निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन सी इसका, सॉरी ए बी सी या डी है। ए बी सी 2 बार लिखा गया है, दिस इज डी, दिस इज डी। तो डी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अल्फा पार्टिकल, इसमें भी देखिए कई तरह का क्वेश्चन छिपा हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूक्लियस, नाभिक के कौन से कण है या नहीं है? तो आप जानते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के कण कौन है? एटम का जो पार्टिकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आएगा। लेकिन न्यूक्लियस पार्टिकल, न्यूक्लियस इसको कहेंगे, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती है, कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका बना होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक बार। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, उसमें कितने भाग हैं? 4-5 भाग है। वो ईंधन है, उसके बाद फिर नियंत्रक छड़ है, फिर भारी जल सब का जो होता है उसको पढ़ लेंगे आप इसको। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? कैडमियम का, यूरेनियम का, ग्रेफाइट का, रेडियम का। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कैडमियम की नियंत्रक छड़ें बनी होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर पोर्शन भी आप अच्छे ढंग से देख लेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सन। तो आप जानते हैं वहां पर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है वो बार बार विखंडित होता है और फिर इसको कह सकते हैं कि संलयित होता है। संलयन के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए वहां पर जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। सूर्य के हो या तारे पर जो एनर्जी का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए आपका बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए, हाइड्रोजन के लिए बोहर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोहर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है कि Rn इक्वल टू R0 इंटू एन का स्क्वायर, R0 इंटू एन का स्क्वायर। तो अस्थायी कक्षा की त्रिज्या यहाँ R दिया हुआ है, तो सेकेंड कक्षा का पूछता है तो यहाँ पर हम लोग R2 कर देंगे, यहाँ R हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 या 4R होना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, R 2R, R/2 4R, तो 4R इसका ऑप्शन सही है, 4R इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा की में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बोहर की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? यहां पर भी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए बोहर की प्रथम अस्थायी कक्षा यहाँ पर हो गया फर्स्ट, प्रथम अस्थायी कक्षा की त्रिज्या आ है, तो द्वितीय कक्षा में कितना होगा? तो यहाँ प्रथम अस्थायी कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन देखिए यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
-27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो उसका भी एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं En, एनर्जी का जो है nth ऑर्बिट में जो होगा वो -13.6/n, नहीं -13.6/n, मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्बिट में देखना है, तो -13.6 में आपको, सॉरी यहाँ पर n स्क्वायर है, n स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो -13.6/4, 4 से इसमें भाग कर देंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फॉर्मूला आएगा, सॉरी वैल्यू आएगा। और वो जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, निम्न में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम है? वर्क फंक्शन सबसे कम किसका है? लोहा है, कॉपर है, बेरियम है, सोडियम है। वर्क फंक्शन किसको कहते हैं कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए वो जो सतह से अंदर तक लाना है, अंदर से सतह तक लाना है, उसमें मिनिमम ऊर्जा जितना लगता है उसी को कहते हैं हम लोग वर्क फलन, कार्यफलन। और वो उसका सबसे कम किसका होगा? तो यहाँ पर है सोडियम का जो वर्क फंक्शन होगा इस चारों में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, क्या होगा? डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ याद रखेंगे आप, तीनों क्वेश्चन आता है, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, प्लांक स्थिरांक की ऊर्जा, सॉरी SI मात्रक कितना होता है, प्लांक स्थिरांक की बीमा कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका बीमा जो होता है जूल इंटू सेकेंड होता है, सॉरी यूनिट, तो जूल हो गया वर्क का बीमा लिख दीजिए mL2T-2, और यहाँ टाइम आ गया ये, तो mL2T-2+1, इसलिए ये हो गया mL2T-1, ये इसका डायमेंशन होगा। अब देखिए कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए में ये सही है, mL2T-1, यहाँ पर है mL2T-2, यहाँ T-1 है, यहाँ T-2 है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक धातु का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को हम लोग लिखते हैं किससे? W से लिखते हैं हम लोग, W से कार्यफलन लिखते हैं, 12 नंबर हम बना रहे हैं, ये है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब के मैक्स है आपका 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? E आपको निकालने के लिए कहता है, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं E = W + K max, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो ये है 2.1 और ये है 0.9, ये हो जाएगा 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए देखिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर मतलब फेज डिफरेंस होता है कितना? 0, π/2, 3π/4। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो रचनात्मक व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2m × π, where m = 0, 1, 2, 3। ये देखिए, अब आप यहां देखिए क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, यहां पर m का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 2π आएगा, 2π है क्या? नहीं है। 2 रखते हैं तो 4π आएगा, वो भी नहीं होगा, 3π नहीं होगा। इसलिए ये अगर 0 आप यहाँ रखते हैं, यहाँ पर अगर 0 पुट कर देते हैं
तो 2 इंटू 0 इंटू पाई दैट इज 0, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? इनमें से कोई नहीं। वेवलेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? आप पढ़े हैं कॉची रिलेशन, कॉची रिलेशन पढ़े हैं आप, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा। लैम्डा का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो म्यू का वैल्यू घटेगा, इसलिए तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वेवलेंथ बढ़ने से तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, वेवलेंथ बढ़ने से तरंगदैर्घ्य का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 2 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें अगर वेवलेंथ को डबल कर दिया जाए तो फ्रिंज का विड्थ क्या होगा? वही रहेगा, 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला था, आप याद रखेंगे, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। मतलब आप लिख सकते हैं यहां से बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना लैम्डा बढ़ेगा उतना ही बीटा बढ़ेगा, जितना लैम्डा घटेगा उतना ही लैम्डा बीटा घटेगा। इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य अगर डबल कर दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 ये, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश तरंग के क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? क्रिटिकल एंगल का वैल्यू किस कलर के लिए मिनिमम होगा जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रही है? When ray of light passes from glass to air, then you have to find out ray of लाइट फॉर विच क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पढ़े हैं, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन सी, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन सी, इसलिए आप साइन सी लिख सकते हैं 1 बाई म्यू। और म्यू क्या होता था? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं साइन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस कलर का लैम्डा कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी कम होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। तो किस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता पड़े? विबग्योर, वायलेट से लेकर के रेड तक, तो वायलेट का सबसे कम होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे कम होगा। इसलिए बैंगनी कलर जो है, बैंगनी पिनाला, उसमें इसका आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जाएगा, किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो लैम्डा जिसका मैक्सिमम होगा, किसका मैक्सिमम होता है? रेड कलर के लिए, तो लाल रंग का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर हमने उसको सीधे लिख दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन सीधे लिख दिया है, किस रंग के लिए अधिकतम होगा। यहाँ किस रंग के लिए न्यूनतम था तो बैंगनी आ गया, और किस रंग के लिए अधिकतम होगा तो सीधे हम आंसर यहाँ आपको लिख दिए, लाल रंग के लिए अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेवलेंथ मिनिमम होता है? देखिए, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण, एक्स किरण, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज एंड एक्स रेज। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पेक्ट्रम है ऑर्डर, उसको आप याद रखेंगे। गामा किरण का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, किस तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, उसका ऑप्शन आएगा कौन सा? गामा किरण, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? ये सब जानते हैं आप, काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक दिखाई पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखिए, यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है, तो आई और लैम्डा के बीच का फॉर्मूला था रेलेज लॉ। रेले का नियम था, इसको याद रखेंगे, RAYLEIGS, रेलेज लॉ। रेलेज लॉ है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। ये रेले का प्रकीर्णन का नियम है, इसी पर आधारित है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, डूबता सूरज उगता सूरज के समय क्षितिज लाल दिखाई पड़ता है, ये सब कारण है इसका। तो यहाँ देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ इनवर्सली है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 आइए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण, सूक्ष्म किरण। तो आप जानते हैं बीटा किरण न्यूक्लियस से निकलता है, बीटा किरण न्यूक्लियस से निकलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ऑल आर रेसिस्टेंस, सबके सब प्रतिरोध है और ये धारा प्रवाह में रुकावट डालता है, इसलिए सबका यूनिट होगा ओम। ओम किसका किसका? प्रतिरोध का, प्रतिघात का, प्रतिबाधा का। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, शक्ति गुणांक का मान होता है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, P एवरेज, P एवरेज, P RMS इंटू cos फाई। P एवरेज इक्वल टू P RMS इंटू cos फाई। P average equal to P RMS into cos phi. This cos phi is called power factor. Cos phi is called power factor. इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरा सेट था, पहला सेट। एक सेट हमने डाला है लाइव क्लास में, और फिर आज हम आपके सामने फिर दूसरा सेट लेकर के आएंगे, और इस तरह के सेट तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और जो आपके समान लड़के सफ़र कर रहे हैं उनके पास भी ये मैसेज पहुंचे कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। चलिए, थैंक यू।